क्या अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए अब पाकिस्तान ने तुर्की के अर्दोगन को बुलाया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पर अब स्विट्जरलैंड का भी कहर टूटा। बोर या बिस्तर समेट रहा है स्विट्जरलैंड। जानेंगे इस बीच बांग्लादेश के अंदर वैट को लेकर समस्याएं क्यों बढ़ने लगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो से झटका खाने के बाद पाकिस्तान अब तुर्की और अजरबैजान की ओर रुख कर रहा है। यही नहीं, अपने दोनों पारंपरिक सहयोगियों को अपने पाले में लाने के लिए इस्लामाबाद एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। इसके पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत के गणतंत्र दिवस का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अपनी इस्लामाबाद यात्रा टाल दी थी। इसे इस्लामाबाद के लिए झटका बताया गया था। अब पाकिस्तान एक बार फिर पुराने दोस्तों की तरफ देख रहा है। बीते सप्ताह अजरबैजान के रक्षा उद्योग मंत्री वुगर मुस्तफाफे ने रक्षा उद्योग में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। इकोनॉमिक्स टाइम्स को पता चला है कि बाकू और इस्लामाबाद दोनों ही संयुक्त अभ्यास से आगे रक्षा साझेदारी पर का विस्तार करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान सशस्त्र बलों के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक मेजर जनरल अब्दुल्लाह काशिफ ने साझेदारी पर चर्चा करने के लिए बाकू का दौरा किया। अजरबैजानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुस्तफाए से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच संबंधों को मजबूत करने और विविधता लाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मुस्तफाए ने 23 से 24 जनवरी को आयोजित पाकिस्तान अजरबैजान संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग के 8वें सत्र की सह अध्यक्षता करने के लिए इस्लामाबाद आए थे। पता चलता है कि पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल काशिफ की बाकू यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने के लिए अजरबैजान और पाकिस्तान की जमीनी सेनाओं के बीच कर्मचारी वार्ता आयोजित करने के निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही अजरबैजान की राज्य कस्टम कमेटी और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के बीच एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्थापित करने के लिए MOU साइन हुआ, जिसमें तेजी लाने का फैसला किया गया है। दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने पर सहमति जताई है। बीते साल पाकिस्तान और अजरबैजान ने JF-17 लड़ाकू जेट सौदे को अंतिम रूप दिया था। पाकिस्तान अजरबैजान को व्हाइट ऑयल पाइपलाइन परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। इस बीच अगले महीने के आखिर में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। सभी की निगाहें अर्दोगन के कश्मीर रुख पर होगी। पिछले कुछ समय से अर्दोगन ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन पर बोलने से दूरी बना रखी है। विश्लेषकों का कहना है कि यह भारत के बड़े बाजार में हिस्सा पाने के तुर्की के रणनीति का संकेत हो सकता है। पिछले साल तुर्की को ब्रिक्स भागीदारी तंत्र में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन मिला है। बीते साल तुर्की को ब्रिक्स तंत्र का हिस्सा बनने के लिए भारत का समर्थन मिला। इसके अलावा तुर्की दक्षिण एशिया, खासतौर पर बांग्लादेश में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब छात्र बन रहे हैं भस्मासुर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन और बेकाबू होते आंदोलन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि उन्हें देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया। उनकी सरकार में छात्र नेताओं को शामिल किया गया। कई मौकों पर मोहम्मद यूनुस छात्र नेताओं की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब वही छात्र उनके लिए गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ये छात्र रह रह कर छोटी छोटी बातों पर आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं और आम लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। एक तरह से देखें तो ये छात्र अब मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। गुरुवार को इसी तरह के एक वाकया में छात्रों ने राजधानी ढाका की सड़कें जाम कर दी। इस वजह से सुबह से लेकर पूरे दिन और रात तक राजधानी ढाका की सड़कों पर लोग जाम से जूझते रहे। लोगों में इस वजह से यूनुस सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। दरअसल ढाका के सरकारी टीटू मीर कॉलेज के छात्रों ने संस्थान को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की मांग करते हुए गुरुवार को फिर से सड़कें जाम कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण राजधानी में यातायात बढ़ गया। गुरुवार की सुबह से रात तक यात्रियों को ढाका में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ढाका के अहम मोग बाजार
बाजार से गुलशन बनानी, न्यू मार्केट, इन सब में दिक्कत होती हुई दिख रही है। लेकिन ये दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी दिक्कत अभी आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इनके पैसे बंद किए हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने बांग्लादेश को मिलने वाली सैकड़ों करोड़ की मदद रोक दी है। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में 3 लोगों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वे बांग्लादेश को ठीक करें। इससे बांग्लादेश में हजारों लोग संकट में आ गए हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड करती थी। बांग्लादेश में तमाम एजेंसियां ऐसी हैं जो अमेरिका से मिलने वाले इस फंड पर चलती थी। इनसे हजारों की संख्या में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। हजारों के तादाद में कर्मचारी इन संस्थानों में काम करते हैं, लेकिन इस संस्था ने अपने सभी एजेंसियों से तुरंत काम बंद करने को कहा है। फंडिंग तत्काल बंद होने से एजेंसियों में काम कर रहे लोगों में घबराहट फैल गई है, उन्हें छटनी का डर सता रहा है। कई एजेंसियां ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अन्य जगह नौकरी नहीं है, इससे संकट और बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, गुड गवर्नेंस और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी एजेंसी फंड देती है। इसकी कुल रकम $20 करोड़ हर साल है। इसके अलावा इन एजेंसियों की मदद से अमेरिका ने 2023 में बांग्लादेश को एक बार $49 करोड़, दूसरी बार $55 करोड़ की मदद दी थी। सितंबर में यूएसएड ने कहा था कि वो फिर से $20 करोड़ देगा। म्यांमार संकट के बाद से अमेरिका ने बांग्लादेश को $2.5 अरब की मदद की है। ज्यादातर पैसा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए दी जाती है। अब बांग्लादेश को डर है कि अगर पैसा नहीं मिला तो इन शरणार्थियों के लिए भोजन पानी का इंतजाम कहां से होगा। इन्हें मदद नहीं मिली तो देश की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि पहले से ही ये सुरक्षा की चिंताएं बढ़ाते हैं। कई बार रोहिंग्या शरणार्थी वहां की सेना और पुलिस से भिड़ चुके हैं, काफी बवाल भी मच चुका है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं बांग्लादेश सरकार ने यहाँ पर अब वैट लागू करने की बात कर दी है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से कई सारी चीजों को वैट के अंतर्गत लाया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे वैट की बात आ रही है, वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और यहाँ जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी अब परेशान हो रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि यहाँ समस्याएं बढ़ रही हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड भी अपने सारे निवेश यहाँ से निकाल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते। कई सारे देशों ने अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बंद करना शुरू कर दिया है। साल 2028 तक ये पूरी तरीके से इसे खत्म करने वाले हैं। यानी कि बांग्लादेश की समस्याएं अब यहाँ तेजी से बढ़ने वाली है। हालांकि भारत ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पिलर्स लगाने शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश बॉर्डर के पास। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत ने यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से इस क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया है और इससे जो टेंशन है वो टेंशन बरकरार है। अभी बहुत सारी चीजें बांग्लादेश के साथ होनी दिख रही है। बांग्लादेश अपने ही खुद के बनाए जाल में बुन रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही हैं, इसके बाद अगर यहाँ पर एक स्थिर सरकार आती है तो शायद चीजें सही ढंग से अपनी दिशा की तरफ बढ़ने लगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।